So, hello everyone, and welcome to the last lecture of biology in the FRB सीरीज, जिसमें कि हम लोग न्यूट्रिएंट्स एंड कुछ इक्का दुक्का चीज़ें एक्स्ट्रा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बट बिफोर स्टार्टिंग अगेन मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि कल संडे है और कल हम लोगों का होगा वन शॉट बायोलॉजी का, जिसमें कि हम लोग पूरी बायोलॉजी को एक ही वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं थ्रू 100 क्वेश्चन। हो सकता है थोड़े से कम हो, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस के थ्रू हम सीक्यूज़ के थ्रू हम लोग जो है इसको पूरा रिवाइज करने वाले हैं। एंड कल ही आप लोगों का परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे टेस्ट होगा, लाइव टेस्ट करके सेक्शन होगा, वहाँ पे आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। टाइमिंग रफली दोपहर में आपका ओपन होगा। बाकी मैं टाइमिंग आपको कल क्लास में ही बता दूंगा, कल क्लास कितने टाइम स्टार्ट होगी। रफली 9 से 10 के बीच में आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, टाइमिंग आई थिंक शेड्यूल लगा हुआ क्लास का, तो आप चेक कर सकते हैं। बाकी वही 9 से 10 में स्टार्ट होगी। बाकी मैं टेलीग्राम पे एक बार और कन्फर्मेशन दे दूंगा। एंड आज से आप लोगों को हिंदी के भी माइंड मैप्स मिलने लगेंगे, या फिर हो सकता है कि मिल गया हो आपको। ठीक है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तो इक्का दुक्का माइंड मैप आपके बन चुके हैं, बनना स्टार्ट हो गए, क्योंकि टाइम लगता है इनमें काफ़ी, इसलिए थोड़ा सा सब्र रखिए और आपको सारे माइंड मैप जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हिंदी में भी मिलने लगेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिएंट्स या फिर न्यूट्रिशन, जिसको कि हम पोषण के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ते हैं कि डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। और भाई एक चीज़ और जिन लोगों को नहीं पता है, ये माइंड मैप्स आपको परमार एसएससी टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड आई होप कि क्विज़ ग्रुप को भी सभी लोगों ने ज्वाइन कर रखा है और क्विज़ भी लगा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। तो दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक। इसको बोलते हैं स्वपोषी, इसको बोलते हैं विषमपोषी। यानी कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होता है जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म खुद से अपना फूड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रीन प्लांट्स हो गए हमारे, जिनको कि हम एक तरह से बोल सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, यानी जो हमारे स्थलीय पेड़ पौधे हैं ज़मीन पे। इसी तरह जो समुद्र के हम बोल सकते हैं, यानी कि पानी के जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, उनको बोलते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन भी आपके ऑटोट्रॉफ होते हैं। इनको हम एक एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी में क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। प्रोड्यूसर्स, ऑटोट्रॉफ तो हमने बोल दिया बायोलॉजी के लैंग्वेज में, वैसे हम इनको प्रोड्यूसर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रादर। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर का मतलब है कि ये प्रोड्यूस करते हैं खुद से खाना को। तो क्या सर हम ह्यूमंस उस हिसाब से ऑटोट्रॉफिक नहीं हुए, क्योंकि हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो हम खुद से नहीं बनाते हैं, हम डिपेंडेंट रहते हैं इन प्लांट्स पे, है ना, हम इन प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छा, फाइटोप्लैंक्टन पे कौन डिपेंडेंट रहता है? तो फाइटोप्लैंक्टन पे जो समुद्र में छोटे छोटे जीव रह रहे हैं, जैसे जू प्लैंक्टन, वो डिपेंडेंट होते हैं। जू प्लैंक्टन को खाती हैं छोटी छोटी मछलियाँ, स्मॉल फिशेस, और इन पे फीड करती हैं बड़ी बड़ी मछलियाँ, बिग फिशेस, है ना। ज़रा कमेंट में बताओ। ठीक है, ऑप्शन देते हैं आपको हम कि एक है क्रे फिश, एक है सिल्वर फिश, एक है डॉग फिश और एक है वेल। इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? क्रे फिश, सिल्वर फिश, डॉग फिश और वेल, बताइए कौन सी ट्रू फिश है इसमें। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का पार्ट है, जहाँ पे ये हम पूरी फूड चेन वहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे आते हैं हीटोट्रॉफिक ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये भी हम इसको डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक और होलोजोइक। होलोजोइक जैसे हम ह्यूमंस में होता है, अमीबा में होता है। कैसे? जैसे कि हम, ये होता क्या है, होलोजोइक में होता है जहाँ पे खाना हम अंदर डालते हैं, अंदर ही डाइजेशन होता है और जो वेस्ट होता है वो बाहर निकल जाता है। अमीबा में जैसे होता है। ठीक है, अमीबा की अगर हम बात करें तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा जैसे किसी भी शेप का होता है। इसको ये कोई फूड पार्टिकल दिखा, ये क्या करेगा, अपने पैर आगे बढ़ाएगा, जिनको हम सीडोपोड्स बोलते हैं, इसको खोपचे में मतलब अंदर लेगा। ठीक है, और क्रिएट हो जाएगा अंदर फूड वैक्यूल, और उसके बाद क्या होगा, जो भी वेस्ट होगा वो बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली मैन में, डॉग में इसी तरह होता है, उसको हम होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। पैरासिटिक, आप इतना तो आप समझ ही होगे इतनी बायोलॉजी, इतने लेक्चर्स करने के बाद, कि वो हमारे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे सेल पे रिसाइड करते हैं, किसी दूसरे पे रिसाइड करते हैं अपने न्यूट्रिशन को डिराइव करने के लिए। जैसे कैस्कटा, जिसको अमरबेल के नाम से जानते हैं। प्लाज्मोडियम हो गया आपका। अब प्लाज्मोडियम में हम देख चुके हैं कि ये आपका मलेरियल पैरासाइट होता है। इसमें मल्टीपल फिजन नाम का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडियम क्या करता है, ये दूसरे मतलब एक ह्यूमन बॉडी को पैरासाइट बनाता है। इसी तरह जो हमारे निमाटोड फैमिलीज, यानी कि जिसको हम एस्चेलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, इस फैमिली में जो आते हैं हमारे राउंड वर्म्स, पिन वर्म्स, ठीक है, फाइलेरियल वर्म्स। तो जितने भी वर्म होते हैं जो पेट के कीड़े होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। सैप्रोफाइटिक क्या होते हैं, जो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना खाना ढूंढते हैं, जैसे फंगस, ईस्ट एंड कुछ बैक्टीरिया भी। ठीक, तो ये हो गया हमारे डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब हम आते हैं न्यूट्रिएंट्स पे। न्यूट्रिएंट्स पे आते हैं। सबसे पहले हम एनिमल्स यानी कि या फिर ह्यूमंस का न्यूट्रिशन देखेंगे कि क्या क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं। देखिए सर,
दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो और माइक्रो, मेन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है? बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन है कि ये हिल क्यों रहा है भाई ताज ये तो मेन बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन क्या है यहाँ पे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये हमें चाहिए होते हैं लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं बहुत ही छोटी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे ये ग्राम्स में तो ये मिलीग्राम्स में चाहिए होते हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स 3 होते हैं, कौन कौन से? प्राइमरली ह्यूमंस में अगर बात करें या फिर एनिमल्स में, प्रोटीन्स, कार्ब्स एंड फैट्स, ये 3 हमारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रोटीन्स को। प्रोटीन की फंडामेंटल यूनिट होती है अमीनो एसिड। हम लोग जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़े थे तो वहाँ पे इस चीज़ को हमने देखा था कि जो प्रोटीन होता है हमारा अमीनो एसिड्स में ही टूटता है। अमीनो एसिड बने किसके होते हैं? तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बने होते हैं। एंड दे आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। लिखा हुआ है यहाँ पे? नहीं लिखा हुआ, ठीक है। दे आर लिंक्ड थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स। पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू ये लिंक्ड होते हैं। 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि मिल के डिफरेंट तरह के प्रोटीन्स बनाते हैं। अमीनो एसिड्स को हम 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। किस बेसिस पे? इस बेसिस पे कि जो नॉन एसेंशियल होती हैं इनको हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज कर लेती है, खुद से बना लेती है। ग्लूटामीन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, अर्जिनाइन। वहीं पे अगर हम बात करें एसेंशियल की, जिनको कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, ये हमारी बॉडी खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाती, ल्यूसीन, हिस्टिडीन, लाइसिन और ट्रिप्टोफैन। का एग्जाम्पल्स याद करने रटने रटो मत, लेकिन एटलीस्ट देख लो। बहुत ज़्यादा तो क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ इक्का दुक्का बार क्वेश्चन पूछ लिए हैं। तो एक काम ये कर सकते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल जो भी इनमें से आसान लगे उनको थोड़ा सा अच्छे से देख लो, तो फिर ये रहेगा कि हाँ अगर ये ऑप्शन में होंगे और मान लो नॉन एसेंशियल पूछ लिया तो आपको पता है कि भाई ये तो एसेंशियल है, तो थोड़ा एक को ढंग से तो देख ही लेना, ठीक। प्रोटीन की अगर बात करें तो ये बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी हमारी बॉडी को ग्रोथ देने का ये जो है काम करते हैं। कौन? प्रोटीन्स जो होते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करें तो एग हो गया, एग का जो वाइट पार्ट होता है उसमें प्रोटीन होता है, जो येलोइश पार्ट होता है यॉक जिसको बोलते हैं उसमें आपका फैट्स और गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है। सोयाबीन भी आपका प्रोटीन का एक काफ़ी अच्छा स्रोत है। जो लोग जिम वगैरह जाते हैं और जो वेजिटेरियन है तो इसको ज़रूर कंज्यूम करते होंगे, है ना। इसमें लिखा रहता है ऊपर ऊपर साफ साफ कि इसमें चिकन से भी ज़्यादा प्रोटीन है, ठीक है। खैर लेकिन इसमें ये होता है कि भाई इसमें ईस्ट्रोजन थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से, है ना, जानते होंगे लोग क्या होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स की अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स पे भी आ जाते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी बोल देते हैं। बट ऑलवेज रिमेंबर ऑल शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट्स बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, दैट इज ऑल कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉट शुगर्स, ठीक है। ठीक है, ग्लूकोज जैसे, ठीक है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी। ये एनर्जी प्रोवाइड करने का भाई प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है? ग्रोथ। कार्ब्स क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सिंपल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। जैसे मोनोसैकेराइड, आपकी शुगर वो सैकेराइड होती है जो एक मतलब मोनोसैकेराइड वो टाइप ऑफ शुगर होती है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑफ शुगर आपको देखने को मिलता है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। ये होती है आपकी मोनोसैकेराइड, एकदम सिंपल फॉर्म ऑफ शुगर है, एकदम सिंपल। फिर अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स में, आपके आ जाएंगे डाईसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। डाईसैकेराइड भी आप सिंपल ही बोल सकते हो क्योंकि इसमें भी ऐसा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, 2 मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के। सुक्रोज, माल्टोस, आपका लैक्टोस। तो जो माल्टोस होता है ये मैंने आपको पढ़ाया था डाइजेशन के टाइम पे कि माल्टेस करके हमारा एंजाइम होता है। माल्टेस करके एक एंजाइम होता है जो कौन सेक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन सेक्रीट करता है और वो उस माल्टोस को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ऐसे लैक्टेज एंजाइम होता है वो लैक्टोज को वो करता है। लैक्टोज क्या शुगर है? लैक्टोज आपको देखने को मिलती है किसमें? यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, लैक्टोज जो है आपको देखने को मिलती है किसमें? ये शुगर देखने को मिलती है मिल्क में। माल्टोज की अगर बात करेंगे सीरियल्स में देखने को मिलती है, यानी कि जो हमारा अनाज होता है उसमें देखने को मिलती है। तो ये भी डाईसैकेराइड होते हैं, 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर से अगर आप वाटर में डिजोल्व करोगे तो सिंपली डिजोल्व हो जाती है, ऐसा कोई दिक्कत होती नहीं है। जो पॉलीसैकेराइड होते हैं यानी कि बहुत सारे मोनोसैकेराइड शुगर से मिलकर बना होता है, यानी कि बहुत सारे आपके मैनी मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेल्यूलोज। स्टार्च क्या होता है आपका? आपको याद आना चाहिए, ग्लाइकोजन और स्टार्च। जो स्टार्च के फॉर्म में जो प्लांट्स होते हैं हमारा अपना खाना स्टोर करते हैं। अभी देखेंगे अपना प्लांट जो है खाना बनाते कैसे हैं। ग्लाइकोजन जो है जो हमारी बॉडी में, ह्यूमंस की बॉडी में जो खाना स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। बेनेडिक्ट टेस्ट होता है जिससे कि शुगर प्रेजेंट है किसी में नहीं है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक चीज़ और, स्टार्च के लिए मैंने आपको टेस्ट बताया होगा, याद आ रहा है आपको? स्टार्च के लिए मैंने टेस्ट बताया था, आयोडीन टेस्ट, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, आयोडीन अगर डालेंगे
तो उससे क्या हो जाएगा, स्टार्च जो है आपका ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा अगर किसी चीज़ में स्टार्च है तो। अब आ जाते हैं तीसरे मैक्रो न्यूट्रिएंट पे जो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, दैट इज़ फैट। ये आपका हाई एनर्जी स्टोरेज होता है, एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है। और क्योंकि ये स्टोर कर लेता है तुरंत, मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि स्टोर कर लेता है, एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जिनको हम पहले ही पढ़ चुके हैं टिश्यू लेक्चर में, और उनको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू, क्योंकि इसमें होता है आपका एडिपोसाइट नाम की सेल होती हैं इसमें, जो कि क्या खासियत रखती हैं कि वो फैट को स्टोर कर लेती हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होता है एडिपोज टिश्यू? बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होता है। ये स्किन है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, उसके बीच में आपको देखने को मिलेगा एडिपोज टिश्यू। जरा बताएंगे कि जो स्किन होती है उसमें कौन से टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं। फैट्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, संतृप्त और अनसंतृप्त। सैचुरेटेड वो होते हैं जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं, अनसैचुरेटेड डबल और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। सैचुरेटेड की अगर बात करें, दे आर हार्ड टू डाइजेस्ट, ये डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। तो जो एनिमल फैट होता है, ट्रांस फैट होता है, ट्रांस फैट आप समझते हैं, जैसे कि हम बोला जाता है कि अवॉइड करना चाहिए कि हम एक ऑयल को बार बार रीयूज़ करें, जैसे कि बार बार रीयूज़ करें, जैसे होटल्स वगैरह में यही किया जाता है कि एक ही ऑयल को बार बार रीयूज़ किया जाता है। तो वो जो फैट है वो ट्रांस फैट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि बहुत बेकार होता है, खासकर हमारे हार्ट की हेल्थ के लिए। अनसैचुरेटेड की अगर बात करें तो ये ईजी टू डाइजेस्ट है और ये हमें वेजिटेबल ऑयल में मिलेंगे। तो इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि वेजिटेबल ऑयल में कौन सा टाइप ऑफ आपको फैट देखने को मिलेगा, सैचुरेटेड या फिर अनसैचुरेटेड। तो ये होता है आपका अनसैचुरेटेड फैट। और कौन डाइजेस्ट करता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, हम देख चुके हैं कि जो बाइल जूस है, पित्त का रस है, वो जो कि कहाँ पे स्टोर होता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है पित्त की थैली में, और इसको लिवर सेक्रीट करता है। तो यही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। इमल्सिफिकेशन का मतलब है जो बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में तोड़ना। और उसके बाद जो लाइपेज है, जिसको कि कौन सेक्रीट करता है, जिसको कि पैनक्रियाटिक जूस जो होता है वो क्या करता है, वो सेक्रीट करता है। पैनक्रियाटिक जूस में आपका कंटेंट होता है, जिसको पैनक्रिया सेक्रीट करता है। कहाँ पे छोड़ता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये फैट को फैटी एसिड में तोड़ता है। और दूसरा हमारा एक और होता है, अगर हम प्रोटीन की बात कर ही रहे हैं तो उसको भी देख लें, नहीं तो बुरा मान जाएगा कि देखो फैट की बात हो रही है, हमारा नहीं बात हो रही है। तो यहाँ पे हमने देखा था क्या, एक तो पेप्सिन एंजाइम देखा था, और दूसरा कौन सा एंजाइम देखा था, दूसरा हमने देखा था ट्रिप्सिन। पेप्सिन और ट्रिप्सिन, तो जो पेप्सिन है वो क्या करता है, दोनों केस ऑलमोस्ट सेम काम है, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में ब्रेक करना। बट ये आप बताएंगे कमेंट में कौन एसिडिक मीडियम और कौन बेसिक मीडियम में वर्क करता है। पेप्सिन और ट्रिप्सिन में कौन एसिडिक और कौन बेसिक मीडियम में वर्क करता है। तो ये समझ गए हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, तीनों हो गए हमारे, प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। अब आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पे। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं वाइटमिन्स एंड मिनरल्स। पहले हम वाइटमिन्स को देख लेते हैं, देन आते हैं मिनरल्स पे। तो सबसे पहले वाइटमिन्स की डिस्कवरी करी किसने थी? कैसमीर फंक ने। जो वाइटमिन्स का नामकरण है वो भी कैसमीर फंक ने ही किया था इन द ईयर 1912। ये भी हो सकता है कभी पूछ ले, ठीक है, 1912 में। बात करें अगर जो डिफरेंट तरह के हमारे वाइटमिन है, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के हम देखने वाले हैं, तो ये इनका नामकरण कैसे हुआ? ऑन दी बेसिस ऑफ डिस्कवरी। जैसे विटामिन ए सबसे पहले डिस्कवर हुआ तो उसको अल्फ़ाबेट से नाम कर दिया, ए, देन बी, देन सी, एस सच, और कोई इसके अलावा लॉजिक यहाँ पे नहीं है। तो विटामिन ए यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछता है कि इसका साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम क्या है, इसकी डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, एंड इसके प्राइमरी सोर्सेज क्या हैं। तो अगर हम बात करें इसका जो साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ रेटिनॉल। याद ऐसे रख सकते हैं कि इसके डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़राथालिया, जिसको कि हम रतौंधी के नाम से जानते हैं, वो होता है। अब जो रतौंधी है, ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं रतौंधी, रात, ठीक है, रात, रेटिनॉल, ऐसे करके याद कर सकते हैं। देन हमारे विटामिन बी की डिस्कवरी हुई, जिसमें टोटल कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? तो इसमें टोटल 8 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, 8 कॉम्प्लेक्स, यानी कि 8 तरह के डिफरेंट विटामिन से बना हुआ है, ठीक है। आपको लगेगा कि 12 है, लेकिन 12 नहीं एक्चुअल में, क्योंकि B4 मिसिंग है, ठीक है, B8 मिसिंग है, B10 मिसिंग है, ठीक है। तो बीच बीच में कुछ वाइटामिन मिसिंग है, जिसकी वजह से 8 कॉम्प्लेक्सेस टोटल यहाँ पे निकल के आते हैं। तो विटामिन B1 की अगर सबसे पहले बात करें तो इसका साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम थायमीन है, डिफिशियंसी से बेरी होता है। B2 का राइबोफ्लेविन है, डिफिशियंसी हमें नहीं पढ़नी है। B3 नाइसिन है, डिफिशियंसी से पेलाग्रा या फिर 3D डिजीज़ होती है। 3D डिजीज़ क्या होती है? 3D डिजीज़ होती है आपकी डिमेंशिया, ठीक है, डिमेंशिया, डर्मेटिस जिसमें कि आपकी स्किन डिजीज़ होती है, एंड डायरिया, ठीक है,
डायरिया, जो कि एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है, हमने कल पढ़ा था। डिमेंशिया क्या है? ये एक तरह का लॉस ऑफ मेमोरी हमने देखा था कि एक अमनीशिया बताया था जब मैंने आपको सेरिब्रम के बारे में पढ़ाया था, अगर आपको याद आ रहा हो। जब मैंने आपको सेरिब्रम के बारे में पढ़ाया था, विच इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि 4 ब्रेन का पार्ट है, तो मैंने बताया था ये मेमोरी और लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर आपकी मेमोरी वीक हो जाती है तो एक अमनीशिया मैंने बताया था और एक डिमेंशिया बताया था। एंड डिमेंशिया इज लिंक्ड विथ विच डिजीज़? अल्जाइमर्स डिजीज़। ये कैसे अलग है इससे, अमनीशिया से? डिमेंशिया कैसे अलग है? तो डिमेंशिया में आप डे टू डे एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हो अदर दैन लॉस ऑफ मेमोरी। देन अगर हम बात करें B5 की, तो B5 पेंटो, पाँच ठीक है, B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पिरिडॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। B7 इसको विटामिन H के नाम से भी जानते हैं, बायोटिन। B9 और B11 सेम होते हैं, ध्यान रखना है, दो अलग अलग विटामिन नहीं हैं। इसको हम बोलते हैं फॉलिक एसिड के नाम से, ठीक है, ये होता है आपका फॉलिक एसिड। B12 की अगर बात करें तो ये होता है आपका साइनोकोबालामीन, ठीक है, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है परनीशियस, ठीक है, स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, इस तरह से होगी परनीशियस अनीमिया, तो इसकी वजह से परनीशियस अनीमिया हो जाता है। तो ये 8 कॉम्प्लेक्सेस आपको याद होने चाहिए। CGL 2022 मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था कि विटामिन मतलब 4 ऑप्शन दे दिए थे, बी के कॉम्प्लेक्सेस पूछा गया था सबसे पहले कौन से डिस्कवर हुए थे। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ये सब ऑर्डर में ही है, ए सबसे पहले, देन बी में B1 B2 B3 B5, देन C डिस्कवर हुआ। इस तरह से डिस्कवरी हुई थी विटामिन की। देन आते हैं विटामिन C पे। तो विटामिन C का जो केमिकल है, साइंटिफिक नेम है, दैट इज़ अस्कॉर्बिक एसिड। इसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है? तो स्कर्वी डिजीज़ होती है, जिसमें कि एक तरह से हमारे काफ़ी सारी जैसे ब्लीडिंग गम्स का प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर जो हमारी स्किन होती है उसमें रैशेस पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको हम चर्म रोग के नाम से भी जानते हैं। तो विटामिन C का केमिकल है, फिर साइंटिफिक नेम है स्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। प्राइमरी सोर्सेज हैं इसमें जो भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जैसे कि लेमन हो गया, इंडियन गूसबेरी जिसको कि हम आंवला के नाम से जानते हैं, तो जितने भी हमारे सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो इसके प्राइमरी सोर्सेज हो जाएंगे। विटामिन डी की अगर बात, क्या हो रहा है जिसको, विटामिन डी की अगर बात करें तो विटामिन डी का कैल्सीफ्रॉल है साइंटिफिक या फिर केमिकल नेम, और इसके डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमेलेशिया, या फिर ध्यान रखिएगा अगर कहीं पे ऑस्टियोपोरोसिस भी, ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है, ठीक है, ऑस्टियो का मतलब ही बोन होता है, तो बोन जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती है। अगर विटामिन डी की कमी हुई तो बोन हेल्थ ख़राब हो जाती है। तो जहाँ पे भी ऑस्टियो वर्ड आए तो आपको पता है कौन सा विटामिन मार्क करना है आपको, विटामिन डी। सोर्स की अगर बात करें तो सबसे प्राइमरी सोर्स है आपका सनलाइट, धूप से आपको सबसे ज़्यादा विटामिन डी मिलते हैं। देन फिश ऑयल से भी आपको विटामिन डी मिलता है। अब जो लोग मान लेते हैं नॉर्डिक कंट्रीज़ में रह रहे हैं, जहाँ पे पोलर कंट्रीज़ में जहाँ 6 महीने रात रहती है, मतलब सूरज उगता ही नहीं है, तो फिर वो लोग कैसे सनलाइट लेंगे, ठीक है, तो वो लोग कैसे विटामिन डी लेंगे, तो वो फिर फिश ऑयल के थ्रू लेंगे, ठीक है। विटामिन ई की अगर बात करें तो विटामिन ई को बोलते हैं टोकोफेरॉल, जैसे विटामिन डी को बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, वैसे इसको बोलते हैं टोकोफेरॉल, ठीक है। विटामिन ई की अगर डेफिशिएंसी से बात करें, एंटी स्टेरिलिटी जिसको बांझपन बोलते हैं वो होता है, यानी कि जो आप बोल सकते हैं कि जो स्टेरिलिटी है वो नहीं रह जाती है। सोर्सेज की अगर बात करें तो जो स्प्राउट्स होते हैं, जो अंकुरित चने वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपके विटामिन ई के प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। विटामिन के पे आए तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है दैट इज़ फिलोक्यूनॉन या फिर फाइलोक्यूनॉन, जो भी प्रोनाउंस करो, प्रोनाउंस करने के लिए नहीं आएगा, बट ये याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है। विटामिन के की डेफिशिएंसी से होता है क्या कि ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। अब हमने ब्लड के जब कंपोनेंट पढ़ रहे थे तो पढ़ा था लिक्विड और सॉलिड कंपोनेंट होता है। लिक्विड 55% होता है, सॉलिड 45% होता है। इसमें आपका प्लाज्मा होता है और इसमें आपका RBCs, WBCs और प्लेटलेट्स होती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं और प्लेटलेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्लड क्लॉटिंग के लिए, वो ब्लड का एक कॉम्पोनेंट है। विटामिन के उसी तरह से ये एक आप बोल सकते हैं कि विटामिन है जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी तो देन ब्लड जो है, अगर मान लो चोट लगी तो ब्लड निकलता रहेगा एंड देन वो फेटल भी हो सकता है। विटामिन्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सॉल्युबिलिटी, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, पानी में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो जो पानी में है वो है विटामिन बी एंड सी, आराम से याद रखिए, BC है ना, BC आप करते होंगे अपने दोस्तों के साथ, तो वैसे याद कर सकते हैं। एंड फैट सॉल्युबल की अगर बात करें विटामिन A, D, E के, इसको भी अगर याद करना चाहें तो कीड़ा से याद कर सकते हैं, कीड़ा, ठीक है, विटामिन K, E, D, A। तो ये हो जाएंगे हमारे सारे विटामिन्स। अब आ जाते हैं मिनरल्स पे। तो मिनरल्स की अगर बात करें तो प्राइमरी हमारे 3 मिनरल्स है, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है, बोन और टूथ इश्यूज़ होते हैं हमें, ठीक है, बिकॉज हमें पता है
कि जो बोन जो एक हमारा कनेक्टिव टिश्यू है, इसका जो मैट्रिक्स है वो किसका बना हुआ है, बोन का जो मैट्रिक्स है वो कैल्शियम का मेनली बना हुआ है, ठीक है, कैल्शियम और फॉस्फोरस का बना हुआ है। तो अगर कैल्शियम की कमी होगी तो बोन की हेल्थ ख़राब होगी, ठीक है। कैल्शियम से हमारे टूथ भी बने हुए हैं, इसलिए वो भी ख़राब हो जाएंगे, वो भी इरोड करने लगेंगे। आयोडीन की कमी से आपका गोइटर होगा, घेंगा रोग होगा। आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडीन है वो कौन सा ग्लैंड सेक्रीट करता है, जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो सेक्रीट करता है, जो हमारे गले में मौजूद होता है, जो बटरफ्लाई शेप का होता है, जो लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, सबसे बड़े अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, T3 T4 करके 2 हार्मोन को रिलीज़ करता है। और अगर इसकी कमी हो गई तो कौन सी डिजीज़ हो जाती है, हंसी रुक जाएगी आपकी, क्योंकि गले में है ना, तो हाशीमोटो डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। आयोडीन बता दिया, आयरन की डिफिशियंसी से हो जाता है आपको अनीमिया। तो अभी आ जाते हैं प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स पे। तो ऐसे प्लांट्स के वजह से ह्यूमंस में होते हैं मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ऐसे प्लांट्स में भी होते हैं। तो प्लांट्स के कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो याद रखिएगा, एक तो NPK, तो आपको पता ही है, जो हम प्राइमरी हमारे होते हैं फर्टिलाइजर्स में यूज़ करते हैं NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK हो गए। देन CHO याद कर लीजिए, जैसे कि हमारे प्रोटीन में CHO और नाइट्रोजन होता है, ठीक है। जो हमारे कार्ब्स होते हैं उसमें CHO होता है, तो वैसे यहाँ दैट इज़ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया आपका। बचे तीन कौन से हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। सिलिकन को यहाँ से हटा दीजिए, बिकॉज सिलिकन को हम एज आ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी डील कर देते हैं, इसलिए ये प्योर माइक्रो न्यूट्रिएंट तो नहीं होगा। तो आपको याद रखना है NPK, CHO और मैग्नीशियम, सल्फर, कैल्शियम। इसमें भी कुछ बना लीजिए, MSc है ना MSc बना लीजिए इसमें, तो ये हो जाएंगे। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल भी मत याद करना। अरे भाई, आपसे अगर माइक्रो पूछ लेगा तो आपको पता है मैक्रो कौन है, उसके अलावा सारे माइक्रो हैं, सिंपल। अब जो प्लांट्स होते हैं, अभी हमने देखा था, ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं, यानी अपना खाना खुद से बनाते हैं। वो कौन सा प्रोसेस है जिससे खाना खुद बनाते हैं, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब कैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे समझते हैं। देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में जो प्लांट्स होते हैं हमारे, 3 चीज़ों का यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, 3 चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो CO2 दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, जो एयर से लेंगे। वाटर लेंगे, कहाँ से लेंगे, ये नीचे से, मतलब कि सॉइल से लेंगे, ग्राउंड से लेंगे, ठीक है। और हमने देखा था कैसे लेते हैं, ये आपकी यहाँ इसमें एपिडर्मल सेल्स होती हैं, और एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं, उन एपिडर्मल सेल्स में आपको रूट्स देखने को मिलते हैं, और सॉरी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं एपिडर्मल सेल्स में। और वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिनको हम सीलिया बोलते हैं, वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। देन यहाँ पे जाइलम होता है, जाइलम के थ्रू वाटर का कंडक्शन होता है और ऊपर तक पानी पहुँचता है, ठीक है। तो वाटर ऐसे आ गया, ये दोनों रिएक्ट करते हैं किसके प्रेजेंस में, जो कि तीसरी चीज़ होती है हमारी सनलाइट, धूप जो हो गई, ठीक है, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, उसमें रिएक्ट करेंगी और अपना खाना बनाएंगे। तो लाइट एनर्जी आई, ये CO2 लिया, यहाँ से वाटर लिया, और एक्चुअल में ये फिर रिएक्शन होती कहाँ पे है, तो हमने पढ़ा था कि जो हमारी सेल होती है, सेल, प्लांट सेल की अगर बात करें तो प्लांट सेल को हमें कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्लांट सेल में दो कवरिंग होती है, एक तो सेल मेम्ब्रेन तो अंदर होती ही है, कोशिका झिल्ली जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, और हमारी एक सेल वॉल भी होती है जो किसकी बनी होती है, आप कमेंट में बताएंगे, कोशिका भित्ति। और प्लांट्स में हमें कोई 2 सेल ऑर्गेनली ऐसे देखने को मिलते हैं जो सब में देखने को नहीं मिलते, मतलब एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलते हैं। वो 2 क्या चीज़ें हैं, सेल वॉल एक तो हो गया, नॉट अ सेल ऑर्गेनली, ठीक है, लेकिन सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स मतलब एनिमल्स में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी, दैट वाज प्लास्टिड, याद आ रहा आपको, प्लास्टिड था जिसका खुद का DNA और राइबोसोम था। कौन सा ऐसा दूसरा सेल ऑर्गेनली है जिसके पास खुद का DNA और राइबोसोम होता है। प्लास्टिड की अगर बात करें 3 पार्ट, क्या हुआ भाई, प्लास्टिड की अगर बात करें 3 पार्ट होते हैं इसके, क्या बताए थे, एक तो क्रोमो और ल्यूको, ये 3 आपको प्लास्ट बताए थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूको। क्लोरो क्या करता है, इसी में क्लोरोफिल होता है। क्रोमो क्या है, कलर प्रोवाइड करता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, ये स्टोरेज करता है। 3 इसके पढ़ाए थे, इलाइयो, एमाइलो और एल्यूरो प्रोटीन, एमाइलो कार्ब्स और इलाइयो फैट्स को स्टोर करता है। क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ये बना आपका, क्लोरोप्लास्ट में ही होता है क्या, क्लोरोप्लास्ट में ही होते हैं क्लोरोफिल। लेकिन कहाँ पे, ये थाइलाकॉइड आपको दिख रहा है, स्टैक लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके ऐसे ऐसे रखा हुआ है, इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। इसी के अंदर भरा हुआ क्लोरोफिल, जिसमें कौन सा मेटल होता है, मैग्नीशियम मेटल होता है, जो लाइट को ट्रैप करता है। इन थाइलाकॉइड के पूरे एक स्टैक पे स्टैक पे स्टैक, थाइलाकॉइड पे थाइलाकॉइड को बोलते हैं ग्रेना,
स्टैक ऑफ थाइलाकॉइड्स। इसी ग्रेना में क्या होती है, इसी ग्रेना में होती है लाइट रिएक्शन। और ये जो स्ट्रोमा है क्या है, ये एक तरह का फ्लूइड है जिसमें कि ये ग्रेना फ्लोट कर रहा है, फिर थाइलाकॉइड फ्लोट कर रहे हैं। ये है साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये चीज़ ध्यान रखना। ये कैल्विन साइकिल क्या होती है, ये कैल्विन साइकिल होती है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसमें कि लाइट की आवश्यकता नहीं होती है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होती है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन थाइलाकॉइड में होती है। तो कैल्विन साइकिल भी आप समझ गए। तो इसमें क्या बनेगा फाइनली, क्या बनेगा इसमें, तो इसमें बनेगा आपका ये बनेगा, मतलब कि कार्बन और वाटर कर लीजिए और इसमें 6 इसके टोटल मॉलिक्यूल बनेंगे। दैट मीन्स कि अगर मैं इसको हटाऊं तो ये अभी क्या बनेगा, या फिर चलो हटाता नहीं हूँ ताकि यहाँ से आपको ढंग से समझ में आ जाए। C6H12 और O6 बन जाएगा, विच इज़ व्हाट, ग्लूकोज। और यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 भी निकलेंगे। अगर आप रिएक्शन को बैलेंस करने जाएंगे तो यहाँ पे 6 CO2 और 6 H2O करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रही है, जिसको कि क्या हम करते हैं, अपने रेस्पिरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ब्रीद करते हैं। प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करते हैं। अभी तो ठीक है बायोलॉजी में नहीं, लेकिन हम पढ़ते हैं कहाँ पे इसको, हम पढ़ते हैं एनवायरनमेंट वाले सेक्शन में कि 2 तरह की प्रोडक्टिविटीज़ होती हैं। 2 तरह की क्या होती हैं, प्रोडक्टिविटी होती हैं। एक होती है, यहाँ पे रेड से ही लिखते हैं, एक होती है ग्रॉस अरे यार, एक होती है आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, जितना भी इन्होंने बायोमास बनाया, जितना भी इन्होंने खाना क्रिएट किया, अब इसी खाने पे तो हम डिपेंडेंट हैं ह्यूमंस। और ये किसके फॉर्म में स्टोर करते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। ये मैं आपको बार बार पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। स्टार्च, इसी स्टार्च को हम लेते हैं, खाने को मुंह में रखते हैं। इसी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को ब्रेक करता है सिंपल में हमारा कौन, सलाइवरी एमाइलेज। तो जितना भी खाना बना वो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ये जो खाना बनाने में जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी लगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी में जैसे कि इनको रेस्पिरेशन करना पड़ा होगा, तो और भी जितने, अब जाइलम को यहाँ से लाना पड़ा होगा, वाटर को, तो भाई इन सब में एनर्जी लग रही होगी ना खाना बनाने में। तो उस एनर्जी को आप हटा दीजिए, यानी कि जो एनर्जी आपके मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में लग रही है जैसे रेस्पिरेशन वगैरह में, तो उसको हटा दीजिए तो आपको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। क्लियर, इतनी चीज़ ख़त्म हो गई। ये चीज़ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ है यहाँ पे। अब हम बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की तरफ, और हमारी आखिरी चीज़ है, एंड दैट इज़ टूथ एंड जेनेटिक्स। सबसे पहले टूथ पे आते हैं, ठीक है, जो कि हमारा मिसलेनियस कंपोनेंट में आ जाएगा। तो टूथ की अगर बात करें तो इसके सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की डिस्कशन करते हैं, देन इसके बाद टाइप, देन इसके बाद नंबर ऑफ टूथ, देन डेंटाइन फॉर्मूला, एंड देन एलिफेंट का वो सारी चीज़ें देखेंगे। चलो, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्राउन होता है, क्राउन ऊपर वाला हिस्सा होता है, नेक होता है बीच वाला हिस्सा, और रूट होता है जहाँ पे ये अटैच्ड होता है, मसूड़ों से अटैच्ड होता है, ठीक है। तो अगर हम क्राउन की अगर बात करें, जैसे जो हमारा टूथ, अरे यार, क्राउन की अगर बात करें, नहीं कि जो आउटर पार्ट होता है वो इनेमल का बना होता है, इट इज़ दी हार्डेस्ट पार्ट। ध्यान रखना, हार्डेस्ट बोन मैंने आपको बताई थी, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट बोन बताई थी, कौन सी, जॉ बोन। और जरा कमेंट बताइए कौन सी डिजीज़ मैंने आपको बताई थी जिसमें लॉक्ड जॉ हो जाता है। हिंट देता हूँ मैं आपको, बैक्टीरिया की वजह से होती है, वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, बताइए। तो ये किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कौन, इनेमल, जो कि हमारा हार्डेस्ट पार्ट है, आउटर कवरिंग है टूथ की। इसी तरह आपका डेंटाइन होता है, और पल्प कैविटी जो अंदर भरा होता है उसको बोलते हैं पल्प कैविटी। रूट होता है, रूट कैनाल मतलब अटैच्ड होता है, उसको बोलते हैं सीमेंट, जिससे वो अटैच्ड होता है जो हमारा टूथ होता है मसूड़ों से। टाइप की अगर बात करें, 4 तरह के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। 4 तरह के हमारे टीथ होते हैं। अगर बात करें तो इसको बोलते हैं कृंतक, कैनाइंस को बोलते हैं रदनक, प्री मोलर्स को बोलते हैं अग्रचवर्णक, और मोलर्स को बोलते हैं चवर्णक। तो ये जो होते हैं हमारे 4 तरह के डिफरेंट तरह के टीथ्स होते हैं। अब यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर में कौन किसके यूज़ में आता है, वो भी देख लेंगे। तो ये हमारे जो तो यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं नीचे 4, ठीक है, ऐसे ऊपर भी 4 होते हैं आपके, यहाँ पे आई थिंक 2 ही दिखाए गए हैं, कोई नहीं। इंसिजर्स जो होता है आपके टोटल 4 होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के टीथ मैंने आपको होता है, तो इंसिजर हो गया हमारा, ठीक है। दूसरे हमारे एक हो गए कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। तो इंसिजर की अगर हम बात करें, 4, क्या हो रहा है ये, ठीक है। इंसिजर की अगर हम बात करें तो 4 नीचे हैं, तो ऐसे ही 4 आपके ऊपर भी होंगे, ठीक है। तो 4 × 2 हम कर लेते हैं। ऐसे कैनाइंस की अगर बात करें तो ये कैनाइंस होते हैं, एक इधर साइड, यानी 2 हो गए, तो 2 ऐसे ऊपर भी होंगे, दैट मीन्स 2 × 2 हो जाएगा ये। प्री मोलर्स की अगर बात करें तो प्री मोलर्स 2 इधर पे, 2 इधर पे, दैट इज़ ये 4 ऐसे ही आपके ऊपर भी होंगे × 2। ऐसे मोलर की अगर बात करें तो मोलर 3 इधर, 3 इधर, दैट इज़ 6, और 6 × 2 क्योंकि ऊपर भी ऐसे ही होंगे।
तो टोटल यहाँ से कितने निकल के आएंगे 8, यहाँ से 4, यहाँ से 8 और यहाँ से 12, 12 8 20, 24 और 28, टोटल 32 टीथ हो जाएंगे आपके अडल्ट में। बच्चों में क्या होता है, जो हमारे चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड में 2 तरह के आपके टीथ मिसिंग होते हैं। एक तो आपका प्री मोलर मिसिंग होंगे, 2 इधर से 2 इधर से, यानी 4, और टोटल 8 होते हैं हमारे प्री मोलर्स, तो 8 मिसिंग होंगे, टोटल 24 हो गए। और आपका जो थर्ड मोलर मिसिंग होता है, इसमें जो थर्ड मोलर है ना, ये तीसरा वाला जो मोलर है, जिसको हम विजडम टूथ के नाम से भी जानते हैं, इसको हम अक्कल दाढ़ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। विजडम टूथ जो यूजुअली आता है 16 17 18 की उम्र में आता है ये, तो इसको विजडम टूथ बोलते हैं। तो ये बच्चों में मिसिंग होता है। तो इसमें यानी कि एक टोटल कितने हो गए, 2 इधर 2 ऊपर, यानी 4 और हटा दीजिए, टोटल 20 हो जाएंगे किसमें, बच्चों में। अच्छा, डेंटाइन फॉर्मूला क्या होता है, डेंटाइन फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पे आप इस तरह से करिए कि बीच में जो है आप लाइन ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, ठीक है। बीच में हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसके बाद जो है आपने लाइन ड्रॉ करने के बाद क्या करना है, एक एक करके लिखते जाना है। जैसे इंसिजर कितने हैं, एक साइड पकड़ लो, एक साइड कोई भी, ठीक है। तो इंसिजर 2 हैं। कैनाइन कितना है, 1 है। प्री मोलर कितने हैं, 2 हैं। मोलर कितने हैं, 3 हैं। ऐसे ही राइट साइड में भी होंगे 2 1 2 3। ये किसका होता है, अडल्ट का डेंटाइन फॉर्मूला होता है। बच्चों के डेंटाइन फॉर्मूला की अगर बात करें तो बच्चों में क्या होता है, बच्चों में भी आपको 2 इंसिजर देखने को मिलेंगे, 1 कैनाइन देखने को मिलेगा, बट प्री मोलर मिसिंग होंगे, 1 भी नहीं होगा तो वो नहीं देखने को मिलेगा। और मोलर 2 होंगे, क्योंकि जो मोलर है तीसरा वाला जिसको विजडम टूथ बोलते हैं वो मिसिंग होगा, तो 2 1 0 2 ये हो जाएगा बच्चों में, ठीक है। तो यहाँ पे आप वही सेम चीज़ देख सकते हैं, डेंटाइन फॉर्मूला लिखा होगा यहाँ पे ये, ठीक है, बच्चों में और अडल्ट में। काम क्या आते हैं इंसिजर्स, इंसिजर आपका क्योंकि सबसे फ्रंटल टूथ होते हैं तो बाइटिंग में काम आते हैं। कैनाइन्स जो थोड़े से शार्पी टाइप होते हैं वो आपके फूड को टीयर करने में यूज़ होते हैं। जो हमारे कार्निवोरस होते हैं उनमें कैनाइन्स थोड़े ज़्यादा शार्प होते हैं, क्योंकि फूड को ज़्यादा टीयर करना होता है उनको, क्योंकि यूजुअली वो फ्लैश में फीड करते हैं। प्री मोलर्स की अगर बात करें, च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग, एंड सिमिलरली मोलर भी आपके च्यूइंग एंड ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। विजडम टूथ आपका थर्ड मोलर ही होता है। नंबर ऑफ टूथ आपने देख लिए किसमें कितने होते हैं। जो एलिफेंट का टस्क होता है, जो सूंड होती है, मतलब नॉट सूंड, हाँ सूंड ही बोल सकते हैं, ठीक है, जो मतलब आगे के दांत होते हैं, नॉट टस्क, ठीक है, जो आगे के जो दांत होते हैं, जो एलिफेंट के 2 ना, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, तो जो बाहर निकले रहते हैं 2, वो इंसिजर्स का एक्सटेंडेड फॉर्म है वो, ठीक है। वो इंसिजर्स है, ना कि कैनाइन से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। जो बर्ड की बीक होती है, जो चोंच होती है, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टीथ, वो टीथ का ही मॉडिफाइड फॉर्म होता है जो चिड़िया की चोंच होती है। अभी आ जाते हैं जेनेटिक्स पे, आ जाते हैं विच इज़ द लास्ट टॉपिक। तो सबसे पहले फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोलते हैं हम, तो जॉन ग्रेगर मेंडल को बोलते हैं, जिन्होंने सबसे पहले जेनेटिक्स को लेके एक्सपेरिमेंट्स किए थे। किस पर्टिकुलर प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, जो मटर का पेड़ था उसमें, पीसम सातवें इसका साइंटिफिक नेम है, पी प्लांट का। बात करें क्रोमोसोम की, हम पढ़ चुके हैं 22 टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें कि 22 ऑटोसोमल क्रोमोसोम होते हैं और एक जो पेयर होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है। सेक्स क्रोमोसोम में मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX, ठीक। और ये हमने पढ़ा था कि किस तरह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। सेक्स डिटर्मिनेशन इस तरह से होता है कि भाई, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ये मान लेते हैं फीमेल है और ये मेल है, तो सेक्स होता है मेल और फीमेल के बीच में, तो उससे एक क्रोमोसोम आएगा, एक सेक्स क्रोमोसोम आएगा मेल से और एक आएगा फीमेल से। तो फीमेल से तो सिर्फ X ही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता है। मेल से अगर X आ गया तो एक फीमेल बच्चे का जन्म होगा। अगेन मेल से फीमेल से अगर बात करें तो X ही आ सकता है, अगर मेल से Y आ गया तो मेल बच्चे का जन्म हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है। कई बार कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जहाँ पे एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम या फिर एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है वहाँ पे, तो इस तरह से हमें देखने को मिलते हैं कुछ सिंड्रोम्स, है ना, मैंने आपको बताया था, जैसे कि डाउन सिंड्रोम एंड नीलेफेल्टर सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, मेल्स में देखने को मिलती है बीमारी, और यहाँ को पढ़ा चुका हूँ डिजीज़ वाले चैप्टर में, XXY यानी एक्स्ट्रा एक्स देखने को मिलता है, तो जीनोटाइप कुछ ऐसा हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें जो हमारा नीलेफेल्टर होता है, ठीक है, नीलेफेल्टर सिंड्रोम होता है, तो इसमें क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, जिसकी वजह से एक्स या फिर XO जीनोटाइप होता है, और ये सिर्फ फीमेल्स में देखने को मिलता है। जो डाउन सिंड्रोम होता है, ये गलती से मैंने, सॉरी, ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये डाउन सिंड्रोम नहीं होगा, ये नीलेफेल्टर होगा, ठीक है, नीलेफेल्टर होगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक आपका होगा एक्स्ट्रा एक्स होगा, यहाँ पे गलती से डाउन सिंड्रोम लग गया है। मैंने आपको बताया था डाउन सिंड्रोम होता तो क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी की वजह से ही है, लेकिन ये सेक्स क्रोमोसोम नहीं, जो ऑटोसोमल 21 नंबर का जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम होता है उसकी एबनॉर्मलिटी की वजह से, जिसकी वजह से इसको हम ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो टर्नर्स और नीलेफेल्टर जो होते हैं वो दोनों आपके सेक्स क्रोमोसोम में एबनॉर्मलिटी की वजह से होते हैं। हमने ये भी देखा था कि जो
डिसेबिलिटी या फिर जो डिजीज़ या फिर जो एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जीन के डिसऑर्डर में, तो उसको हम बोलते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, इन्हीं के नाम पे मेंडेलियन डिसऑर्डर। जैसे कि सिकल सेल एनीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गई, थैलेसीमिया हो गया, ये सब क्या है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं, बिकॉज जीन में एबनॉर्मलिटी की वजह से वो क्रिएट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं द लास्ट टॉपिक फॉर द डे एंड दैट इज़ होमोलॉगस ऑर्गन्स और एनालॉगस ऑर्गन क्या होते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन वो होते हैं जो दिखते सेम हैं, दिखते सिमिलर नॉट सेम, दिखते सिमिलर एक तरह के दिखते हैं लेकिन उनका काम अलग अलग होता है, फंक्शन डिफरेंट होता है। वहीं एनालॉगस की अगर बात करें तो दिखते अलग अलग हैं, मतलब कि उनका लुक डिफरेंट होता है बट उनका फंक्शन सिमिलर होता है। एग्जाम्पल्स अभी हम देखते हैं, यहाँ पे आइए, ये हमारे एनालॉगस ऑर्गन्स। एनालॉगस मतलब कि दिखते सेम हैं लेकिन काम होमोलॉगस अगर बात करें दिखते सेम है लेकिन काम डिफरेंट है। यहाँ पे देखिए, ये है होमोलॉगस ऑर्गन्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल ह्यूमन का पंजा, कैट का पंजा, वेल का पंजा, बैट का पंजा, सब एक तरह से दिख रहे हैं। अब कैट क्या है, कैट उसको जंप करने के लिए यूज़ करती है, वेल उसको फ्लोट करने के, वेल भी एक मैमल ही है, ठीक है, वेल उसको फ्लोट करने के लिए यूज़ करती है, बैट उसको उड़ने के लिए यूज़ करता है। ह्यूमन्स अपने हैंड को बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, खाने के लिए, खिलाने के लिए, अकेलापन मिटाने के लिए, तो इन सारे कामों के लिए यूज़ करते हैं हम अपने हाथ को। तो मतलब काम अलग अलग है, ठीक है, लेकिन दिख ऑलमोस्ट सिमिलर। अब सेम तो तब होता ना कि जब एकदम ही डिट्टो कॉपी होता तो सेम होता, लेकिन सिमिलर है, एक जैसे। एनालॉगस क्या होते हैं, एनालॉगस वो होते हैं जो दिखते तो अलग अलग हैं, देख रहे हो, दिख अलग रहे हैं लेकिन काम सेम होता है। तुम ये मत सोचो सर ये भी तो अलग दिख रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा तुमको दिक्कत हो रही है ना, रट्टा मारो जिंदाबाद की। होमोलॉगस में दिखते सेम है, काम दिखते सेम है, काम अलग अलग होता है। तो एनालॉगस इसका उल्टा हो जाएगा अपने आप। खत्म हो गई बायो भाई, ठीक है। कैसा लगा बायो पढ़ के आपको, हैं, फील आ रहा है कि नहीं कि नीट क्लियर कर लोगे अभी? ठीक है, तो बायोलॉजी हमारी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अगले वीक हम स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स, ठीक है, फिज़िक्स स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होगी। तो बायोलॉजी फिनिश हो गई है, मिलते हैं कल जहाँ पे हम क्वेश्चंस करेंगे। लाइव होगा ये सेशन, ठीक है, सारे रिकॉर्डेड हो गया, अब लाइव हम लोग इंटरेक्शन करेंगे कल, और कल ही टेस्ट होगा और कल ही मैं आपको टाइमिंग बताऊँगा, ठीक है। और अब क्या बोलें हैं भाई, लाइक कर देना, करोगे, शेयर कर देना, पाप लगेगा नहीं, ध्यान रखना बेटा। चलो भाई, धन्यवाद सभी को, और कोई डाउट वगैरह हो, फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।